भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए इकोसिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 250 से अधिक निवेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 1.26 लाख करोड़ की निवेश राशि शामिल है। विश्व के अनेक अग्रणी निवेशकों और मोबाइल विनिर्माताओं ने भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। अतः मैंने एमसिप्स और ईडीएफ जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 2017-18 के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाते हुए 745 करोड़ कर दिया है। यह इस क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। हमें इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपने निर्यात ढांचे पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना टाइज नामक एक नई और पुनः तैयार की गई केंद्रीय योजना 2017-18 में आरंभ की जाएगी। वर्ष 2017-18 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए किया गया कुल आवंटन 3,96,135 करोड़ है। वित्तीय क्षेत्र। अब मैं वित्तीय क्षेत्र पर लौटता हूं। इस क्षेत्र में टीईसी भारत एजेंडा में स्थिर और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। हम अनेक नए उपायों के जरिए अपने सुधारों का एजेंडा जारी रखेंगे। हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90% से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधों आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि निवेश संवर्धन बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हमने 2017-18 में इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रोड मैप अगले कुछ महीनों में घोषित किया जाएगा। इस बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है और यथा समय आवश्यक घोषणाएं की जाएंगी। वस्तु बाजारों में किसानों के लाभ के लिए और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुओं के व्यापार के लिए हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को समेकित करने के लिए प्रचालन और विधायी ढांचे पर अध्ययन करने और इसके सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। ई-नैम इस ढांचे का एक अभिन्न अंग होगा। अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए मसौदा विधेयक को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद शीघ्र ही लागू किया जाएगा। यहाँ गरीब और भोले भाले निवेशकों को बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के विनियामक दोषों का लाभ उठाने वाली बेईमानी कंपनियों द्वारा प्रचालित अनेक संदिग्ध योजनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हम स्वच्छ भारत के अपने एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन करेंगे। वित्तीय फर्मों के समाधान से संबंधित विधेयक को संसद के वर्तमान बजट में पेश किया जाएगा। इससे हमारे वित्तीय तंत्र को स्थिरता और लचीलापन मिलेगा। इससे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के साथ साथ वित्तीय फर्मों के लिए समाधान तंत्र से हमारे देश में समाधान प्रणाली की व्यापकता सुनिश्चित होगी। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि निर्माण समुदायों, सरकारी निजी भागीदारी और जन उपयोगी सुविधा संबंधी सुविधाओं से संबंधित अवसंरचनाओं में विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद हमने निर्णय लिया है कि अपेक्षित तंत्र को विवेचन और समाधान अधिनियम 1996 के हिस्से के रूप में संस्थापित किया जाएगा। इस संबंध में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। हमारी वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम स्थापित की जाएगी। यह निकाय सभी वित्तीय क्षेत्रों के विनियामकों और अन्य हितधारकों के सन्निकट समन्वय में कार्य करेगा। मैंने वित्तीय सेक्टर में अनेक अन्य उपायों का भी प्रस्ताव रखा है जिन्हें अनुबंध 1 में सूचीबद्ध किया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने से बेहतर
सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और यह इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य को उजागर करेगा। स्टॉक एक्सचेंजों में चिन्हित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार संशोधित तंत्र और प्रक्रिया लागू करेगी।